सो नाउ फर्स्ट बुक इज कंप्लीटेड, कमिंग ऑन टू द सेकेंड बुक. अब सेकेंड बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर आता है शेयर्स. शेयर्स तो आपका वेरी वेरी लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं आपके कवर करने के लिए. इसमें आपकी थ्योरी दे रखी है पहले शुरू शुरू में टी एस ग्रेवाल में कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये पार्टनरशिप से अलग कैसे है. ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए. आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वाले पॉइंट्स जो है आपको 3-4 बार पढ़ने में ही आपके मन में आ जाएंगे. तो वो आपकी सी में टेस्ट होंगे, इसलिए आपको ये पता रहने चाहिए. उसके साथ में आपको पता रहना चाहिए बेसिक डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके आ आते हैं, वेदर इट इज़ क्यूमुलेटिव, वेदर इट इज़ वॉट एवर, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, वो सारी चीज़ें आपको सारे पता रहने चाहिए. इसके साथ में यू शुड ऑल्सो नो कि आपके रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इनके बीच में क्या डिफरेंस हैं. आपके कुछ और सेक्शन 52 आ जाता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व. ये सारे थ्योरी के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसके थ्योरी जो है वो काफ़ी लंबी है बट आपको ये याद करनी पड़ेगी बिकॉज इट विल बी टेस्टेड. और थ्योरी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपकी टी एस ग्रेवाल तो है ही बट साथ में यू शुड गो थ्रू एन सी आर टी वंस एंड यू शुड सी कि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या दे रखे हैं बिकॉज देर आर सम पॉइंट्स इन टी एस ग्रेवाल which are sorry in NCRT which are not there in TS Grewal, बट वो वाले पॉइंट्स भी लास्ट ईयर के CUET पेपर में आए थे. सो वो वाले क्वेश्चंस आके आप ना छोड़ें. आप छोड़ने वाले क्वेश्चन तो हमेशा वही वाले रखिए जो आपको आते ना हो. तो आप अपने सारे टॉपिक्स कवर करके रखिए ताकि आपके पास लीवे रहे पूरा अच्छे से. फिर इसके बाद आपको वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो तो बेसिक आपको पता ही होंगी, हमने कर लिया होगा. यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो. और फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए. आपके वो पता होना चाहिए कि कब कौन सी कहाँ आती है, उसका अगर एक्सेस मिलता है तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब आता है. फिर आपके शेयर फॉर फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी थ्योरी दे रखी है. शेयर फॉर फीचर में आपको अलग टाइप की जर्नल एंट्रीज आती, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें कभी कभार, वो सारे आपको पता रहने चाहिए. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टू बी कवर्ड अंडर आपका शेयर्स वाला चैप्टर इज़ कि यू शुड नो कि आपका कैपिटल रिजर्व जो है उसकी क्या ट्रीटमेंट रहती है. फॉर फीचर के केस में ये आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, अकेले क्वेश्चन आते हैं बल्कि, कि आपको एंड में बताना होता है कि कैपिटल रिजर्व से कितना राइट ऑफ करा है या फिर कैपिटल रिजर्व का कितना बैलेंस बचा है. ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं और आई एम श्योर आपने बोर्ड के लिए भी इनको प्रिपेयर करा होगा, बट आपको इनको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि ये आपका टाइम भी कम ले. सो बेसिकली आप फॉर्मेट्स और वो सब बनाते हो, वो आपको नहीं करना है. आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बनाना है खुद से जिससे आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओ और ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जो है आप जल्दी से निकाल पाओ. सो इसमें आपके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको पता रहने, जो आपके मे बी CUET में ना आए बट उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो आपको जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी बनता है, वो वाले पॉइंट्स वो छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं CUET में. इसलिए ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आप एक बार अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं और ये आपका पेपर मेक और ब्रेक कर सकते हैं. उसके बाद कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है डिबेंचर्स. अब डिबेंचर्स में यू शुड नो योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स, क्या है डिबेंचर्स, फिर आपके टाइप्स क्या आ जाते हैं, ये इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सबसे अलग कैसे हैं, और इसका बेसिक यही आता है. इसमें आपको एक आपका एक टॉपिक आता है टैक्स, TDS के साथ में आपका एक टॉपिक TS ग्रेवाल में मेंशन है. ये टॉपिक जो है ये मे बी बोर्ड्स में इतना एम्फसाइज ना करा हो बट आई वुड सजेस्ट CUET में भी ये वाला टॉपिक आ जाता है. तो ये TDS वाला टॉपिक जो है ये एक अलग से बॉक्स में दे रखा है TS ग्रेवाल में. ये आपको पता रहना चाहिए कि ये आ सकता है और आपको वो अच्छे से कर लेना चाहिए. एक और चीज़ है आपका एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट. ये जो है ये बुक में पीछे क्वेश्चंस में कहीं ऐसे अलग से नहीं दे रखा, ये भी शेयर्स के और डिबेंचर्स इन दोनों के बॉक्स में दे रखा है. अब ये वाला जो टॉपिक है इसकी थ्योरी भी है, थ्योरी तो आपको याद होनी चाहिए.
साथ में आपको प्रैक्टिकल उसका वो भी पता होना चाहिए कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो बुक पढ़ लेते हैं बट उनको एंड में उसका क्वेश्चन दिखता नहीं है, तो इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं वो वाला, और उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा टॉपिक एग्जिस्ट करता है। सो एक ऐसा है एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट एसबा करके बुक में, उसकी आप सारी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइएगा, उसी से ही आपका पेपर और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। फिर इसके अलावा आपकी बेसिक एंट्रीज आ जाती है डिबेंचर्स के लिए, तो कि वही आपका डिबेंचर इंटरेस्ट की आ गई, आप उसको राइट ऑफ कैसे कर रहे हो, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिससे भी आप राइट ऑफ कर रहे हो, वो सारा आपको पता होना चाहिए जो आपने सीबीएसई में कर रखा है। और बाकी इस चैप्टर में आपके और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आपका डिबेंचर जब है, जब हम उसे इशू एट अ डिस्काउंट करते हैं, एट पार करते हैं, एट प्रीमियम करते हैं, ये तीनों केसेस आपको पता होना चाहिए। साथ में ही आपकी रिडेम्पशन जो होती है, अब आपकी रिडेम्पशन जो है वो डिस्काउंट पे तो होती नहीं है, वो आपकी या तो एट पार होती है एट प्रीमियम होती है। तो अब आपको वो रिडेम्पशन, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है उसका आपको नेचर पता होना चाहिए कि ये कैपिटल लॉस है, और ये सब चीज़ें जो है ये आपको बिल्कुल पता रहनी चाहिए, बिकॉज ये जो आइटम्स के नेचर जो है ये भी सीईटी में काफ़ी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये तो बिल्कुल ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके और मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं। मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस तो आपके वही बेसिक जर्नल एंट्री के बेसिस पे होंगे, और ये एक और क्वेश्चन आता है आपको कि आपका जो वो है, जो आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन है उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं। और एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अकेले क्वेश्चन आता है कि ये वाला एक्सपेंस जो है हम उससे राइट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। After that, another very, very, very important topic that is to be covered under this book is redemption debentures. अब आपकी टीएस ग्रेवाल में आप ये चैप्टर शायद नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये कट ऑफ हो रखा है सिलेबस से। हाउएवर ये आपकी एक तो एनसीईआरटी में दे रखा है, और आपकी बुक्स जैसे शायद डीके गोयल में भी दे रखा है। तो अब इसके रिसोर्सेज जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपका क्या है कि रिडेम्पशन में आपकी थ्योरी जो है वो पूरी आप एक बार एनसीईआरटी से अपनी क्लियर कर लो। आपको पता रहना चाहिए कि क्या है। आपके पास पुराने एडिशन भी हो सकते हैं टीएस ग्रेवाल के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं थ्योरी करने के लिए। बट क्या डीके गोयल में भी इस चीज़ की उपलब्धि है। सो आपको ये पता रहना चाहिए, और आपको इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपका डीआरआर के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है उसको अलग अलग केसेस में कैसे ट्रीट करते हैं, अगर हम उसे एट पार रिडीम करते हैं तो कैसे होता है, एट प्रीमियम रिडीम करते हैं तो कैसे होता है। वो सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है, और ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि ये टॉपिक के लिए आप इसको थोड़ा पहले से करके रख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है इसको आपको बिल्कुल आप इसमें काफ़ी ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ये नए कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो अगर आप ये पहले करते रहेंगे और आप साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे इसे, तो आपको याद रहेगा कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चन आ सकता है, और आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आपको खुद ही समझ आएगा कि इस चैप्टर में बेसिक एसेंस क्या है। सो इसके लिए आपके रिसोर्सेज वैसे इतने आपको, मैं एज आई सेड टीएस ग्रेवाल इतनी है नहीं। एनसीईआरटी में भी कुछ चीज़ें एक्चुअली पुरानी हैं, अब नए वाले इस एक्ट में एक्चुअली चेंजेस आए हैं, इस वजह से आपकी कुछ कंडीशंस जो हैं वो नहीं हो गई हैं। सो ये नई वाली कंडीशंस जो है आपको ये याद रखनी है, पुरानी वाली जो है अगर आप उनके हिसाब से लिख दोगे तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ये वाली कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको बिल्कुल नए वाले एक्ट के बारे में ही पढ़ना होगा। सो दैट कवर्स योर बुक 2। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड बुक। इस बुक के अंदर आपका सबसे पहला आ जाता है आपके इंट्रोडक्टरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। आपको सारे हेड्स पता रहने चाहिए कि ये हेड कहाँ आता है, आपको उसका एग्जैक्ट ऑर्डर भी बल्कि याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आपको
मे बी CUET में ऐसे क्वेश्चन दे दे कि ये ऑर्डरिंग जो है इस पर्टिकुलर पार्ट की ऐसे होती है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद आपको एक और पार्ट है जो है आपका P&L अकाउंट। और P&L अकाउंट जो है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं कि इसमें बैलेंस शीट है और उसके ही आइटम्स जो हैं उसके क्वेश्चन दे देते हैं तो हम वही करेंगे, नहीं। P&L अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्टेड टॉपिक है इस चैप्टर का, और बल्कि आई वुड से इट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट देन बैलेंस शीट, फॉर द सोल रीज़न कि इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लीव ट्रैवल अलाउंस जो है, अब वो आपका P&L अकाउंट में कहाँ ट्रीट होता है, ये जो है ये आपका एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाता है। ऐसे सिंगल केसेस जो हैं ये आपको पता रहने चाहिए कि ये स्पेशल आइटम्स को कैसे ट्रीट करते हैं। सिमिलरली आपका अनअमोर्टाइज एक्सपेंस आता है बैलेंस शीट के अंदर, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये आपका फिक्टिशियस एसेट जो है उसके अंडर आता है। जो तो ये वाले टॉपिक्स जो है आपको सारे इनका आइडिया रहना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, उसमें यू विल हैव टू आइडेंटिफाई आपका बेसिकली इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। ये मेनली थ्योरी है, इसमें आपको सारी थ्योरी याद रखनी होगी। आपको डायनेमिक स्टैटिक एनालिसिस, और यानी उसको आप हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, ये सारा टाइम सीरीज और आपका क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ये सारे अलग अलग नाम हैं, वो सारे आपको पता रहने चाहिए कि इस नाम के अंडर कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं जो कवर होती हैं। साथ में आपको इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ टूल्स पता होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। जैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट आता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट आ जाता है, रेशियो एनालिसिस आ जाता है। इन सब का आपको पता रहना चाहिए। आपको इनके डिफरेंसेस पता रहने चाहिए कि इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन सा किस केस में ज़्यादा एप्लीकेबल है, कौन सा किस केस में थोड़ा बाकी कंपैरिजन में कम एप्लीकेबल है। इसकी थ्योरी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको TS ग्रेवाल से तो करनी चाहिए। NCERT ऑल्सो जस्ट गो थ्रू इट वंस इन ऑर्डर टू सी द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सो इन एक्स्ट्रा पॉइंट से क्या होगा, आपका सारा एरिया जो है कवर हो जाएगा, आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे जो इनसे बाहर आएंगे, क्योंकि NCERT जो है वो सोल बुक है आपकी जो कवर करनी है। इसके बाद आपका आता है थर्ड चैप्टर जो है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये चैप्टर भी CBSE से डिलीटेड था, लेकिन CUET में आपको आ सकता है कि आपको पता रहना चाहिए कि उसका फॉर्मेट जो है वो तो आपको कहीं बनाना आएगा नहीं, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट चेंज दिख रहा है और कौन सी स्टेटमेंट में बस रिलेटिव चेंज दिख रहा है। आपको पता रहना चाहिए, आपको इसकी थ्योरी आनी चाहिए, आपको यू शुड नो कि हर एक के एडवांटेजेस क्या है, and in which case we use which financial statement and in which case we shouldn't use this one. So उसकी theory and all that you will have to cover, उसमें there is no help. After that आपके आ जाता है ratio analysis. अब ratio analysis is a very big chapter and इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा रेशियोज भी दिखेंगे जो TS ग्रेवाल की सेकेंड बुक की बैक पेजेस में दे रखे हैं। ये एक्स्ट्रा रेशियोज जो हैं ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको इन पे भी ध्यान देना है। आपको इनमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि हर एक रेशो जो है उस व्हाट इज द रेशोज आइडियल रेशो क्या होना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर एज टू हाउ टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी रेशो, व्हाट इज द difference between current ratio, liquid ratio, whatever, that is very basic. And you should also be aware of the significance of each ratio, and there are certain important points as well ki in a liquid ratio you don't consider inventory. So and you will also get these type of questions in which you will need to calculate your liquid ratio when your current ratio has been given, and you may also get such type of questions in which you will have to calculate inventory on the basis of your liquid ratio and current ratio being given. So these types of questions are very very important. Again, CUET is 1 markers only, so ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल कवर करने होंगे। इसके अलावा आपके वही तीन आपके एक तो सॉल्वेंसी रेशियोज आ जाते हैं, आपके लिक्विडिटी रेशियोज आ जाते हैं, आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ जाते हैं, टर्नओवर्स आ जाते हैं, ये सारे आपके
आपको बिल्कुल आपकी टिप्स पे होने चाहिए, आपको हर एक के टाइप्स सब टाइप्स पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक रेशो जो है वो कौन से हेड के अंदर आता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का एग्जाम्पल है, सॉल्वेंसी रेशो का एग्जाम्पल है, लिक्विडिटी का है। ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंटिंग रेशियोज में देयर वर सम न्यू रेशियोज विच आर एडेड विच आर नॉट इन द बुक, उसको भी हम रिसोर्सेज की तरह आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको कोई अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, वी विल प्रोवाइड देम टू यू और आप वो कर सकते हैं वहाँ से। सो द नेक्स्ट एंड द फाइनल चैप्टर ऑफ द थर्ड बुक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, एज यू नो, इट इज द बिगेस्ट चैप्टर इन द बुक and it is the most important as well, I think, according to me. So in cash flow, first of all, you have the fact that it is based upon accounting standard 3, that is AS3. तो वो theory का aspect आ जाता है, तो इसमें काफ़ी theory based questions आ जाते हैं. You should know कि what are operating, what are investing, what are financing activities. You should know how to classify different items into these 3 categories, as I mentioned, operating, investing, financing. इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. You may also see a case study based question from this chapter, जिसमें you might have to prepare a full fledged cash flow statement, और उसके मतलब accordingly you have to answer 4 or 5 questions. तो अगर वैसे बड़े वाले आएंगे then for that also you must prepare and you must have your big questions clear. बट एट द सेम टाइम 1 मार्कर वाले क्वेश्चन, इफ यू आर लकी, बस 1 मार्कर वाले आ गए तो फिर आपको बस एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग यही निकालते रहने पड़ेंगे, विच इज क्वाइट ईजी. इसमें सर्टन एक्सेप्शंस वर आल्सो देयर, लाइक लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ऐसी वाली जो एडजस्टमेंट्स थी. You should be clear of all these adjustments as to how to treat them. I mean, in your boards, I'm sure you must have done that. So, loss by theft, loss by fire, all these adjustments should be clear. Along with that, the proposed dividend, the interim dividend, वो सारा जो था उसका treatment कैसे होता है, कौन सा कहाँ add होता है, कैसे add होता है, minus होता है, वो सब you must know cash flow statement में. Because और उसकी theory में भी मतलब you should be prepared with that. अगर कुछ proposed dividend related आ जाए सारा कि आपका मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है, ऑल्दो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एनुअल जनरल मीटिंग वाली चीज, बट रेस्ट बाकी आपका सारा जो भी थ्योरी है इस चैप्टर में, जो भी दे रखा है, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज, थ्योरी एज वी मेंशन बिफोर, CVT इज कंपोज्ड ऑफ ऑल 1 मार्कर्स, तो थ्योरी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं. गो थ्रू द चैप्टर थॉरली. इसमें मतलब TS ग्रेवाल तो गो थ्रू. Otherwise, NCERT may be as such. I'm not able to recall if I don't think there was any extra theory. However, in case you want your paper to be like, you want to be prepared for your 200 out of 200 marks, then I would suggest कि एक बार NCERT also just go through, because there might be 1 or 2 small things which might not be there in TS Grewal, which may be there in NCERT. And as you know, CVT is mainly based on NCERT. So since NCERT is the Bible, I suggest that you should focus on that. Then along with that, you must, as I mentioned before, all exceptions and adjustments, you should be completely comfortable with them. You should know कि कौन सी adjustment कैसे होती है, कहाँ होती है, because those are the places where your concepts are tested. So your concept clarity should be top notch in this chapter. Another very important question that we tend to see from this chapter is your question relating to your machinery, कि इसमें depreciation वाला जो calculate करना होता था उसके there were some small questions which even came in boards. तो वो वाले questions just go through them. I mean full fledged आपके questions में तो आ ही जाता है वाला aspect, but singular जो मतलब जो सारी adjustments दे रखी थी ना नीचे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब दे देते थे वो, और नीचे दे यू टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट दे देते थे. तो अकॉर्डिंगली आपकी जो एडजस्टमेंट्स है सारी नीचे वाली, यू शुड बी क्लियर ऑन देम. डेप्रिसिएशन वाली एज ए साइड, उसके तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाते हैं. बाकी भी गुडविल में अमोर्टाइजेशन का रहेगा, वट एवर. तो यू मस्ट बी क्लियर ऑन ऑल दोज एडजस्टमेंट्स. सिंगुलर मतलब उनके नीचे वाले केसेस एक बार जस्ट गो थ्रू देम, अपने मन में रिकॉल कर लो कि मैंने बोर्ड्स के टाइम अच्छा ऐसे करा. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल तो एक बार पूरा
करके देख लो, बट आई सजेस्ट कि अपना एक ऐसे मेथड बना लो कि ये एडजस्टमेंट को ऐसे करते हैं, बिकॉज सीयूईटी के टाइम पे यू विल नॉट गेट द टाइम टू go make the whole cash flow statement. So you have to make these shortcuts and these methods to recall all these concepts so that your paper is also completed on time and you get enough time to revise. Okay, so that is all for accountancy. In the description box we have provided आपका सारा resources जो deleted वाला portion है, जो extra resources हैं, as well as your PYQs and your question bank. So go check that out and please stay tuned for other videos as well, and please drop a like. Thank you so much. Thank you.